हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। यूपी तपले सीपेट एग्ज़ाम में हम लोग एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं एकदम पेपर के जैसा सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, जो कि आपके जिस पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ठीक उसी क्रम में हम आपके लिए प्रश्नों को व्यवस्थित करके एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक हमारे आज के सेशन में बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको सारे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी और आप अच्छे तरीके से अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए जोश के साथ। कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया। जी हाँ दोस्तों, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग आरंभ करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। 1296 से 1316 ईस्वी, 1386 से 1316 ईस्वी, 1303 से 1334 ईस्वी या फिर 1410 से 1437 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। अगर बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात आती है तो अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक थे और इनका जो साम्राज्य का विस्तार था उत्तर भारत से लेकर अफ़गानिस्तान तक इनका जो शासन का इनका जो साम्राज्य है उसका विस्तार था। और अगर बात करी जाएगी दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो 1296 से 1316 ईस्वी इनकी अवधि थी। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितने सारे लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे और आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, एकदम पेपर की तरह हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और बताते रहेंगे। हर एक प्रश्न का आंसर आपको बताना है, लास्ट में बताना है कि आपके कितने सही हुए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ। बताएंगे बक्सर का युद्ध कब हुआ, बताना है कमेंट सेक्शन में। बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1796 ईस्वी, 1564 ईस्वी, 1764 ईस्वी या फिर 1989 ईस्वी। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे। बक्सर के युद्ध की अगर बात करी जाएगी तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। कब हुआ, 22 अक्टूबर सन 1724 को हुआ। यहाँ पर डेट क्या है, 22 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारत के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और साथ ही साथ बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब जो आपके सिराजुद्दौला, इनके बीच में अंग्रेज़ों के मध्य में जो है यह युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें अंग्रेज़ों ने संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। इनमें जो आपके भारतीय शासक थे इन सब की क्या हुई, पराजय हुई। तो बक्सर का युद्ध जो है भारत के जो है संयुक्त शासकों के द्वारा और साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में यह युद्ध हुआ। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसे ध्यान रखना है आप सभी को। अगला जो प्रश्न है देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा जिसका नाम क्या है। तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा गया जिसका नाम है नारायणियम या फिर नागालैंड, रामायण या फिर भरतांजलि। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत भाषा में जो नाटक लिखा गया उसका नाम क्या है, नागानंद। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागानंद नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। अगला है सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। बताएंगे सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल का शासक के समकालीन थे। शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर। तो सूरदास की अगर बात करी जाएगी तो सूरदास जो है वो हिंदी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। किस कवि थे, तो सगुण भक्ति धारा के कवि थे।
और अगर बात करी जाएगी ये किस मुग़ल शासक के समकालीन थे, तो मुग़ल शासक अकबर के समकालीन थे। मुग़ल शासक अकबर के समकालीन थे, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात आती है अकबर की, तो पूछा जाए अगर आपसे कि अकबर का शासन काल का जो काल क्या है, तो इनका शासन काल का जो समय है 1556 से 1605 ईस्वी है। ध्यान रखेंगे 1556 से 1605 ईस्वी है। 1556 से 1605 ईस्वी अकबर जो है इनका शासन काल रहा है, ध्यान रखेंगे। और सूरदास जो है सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ करी गई। तो सिविल सेवा की अगर बात करी जाएगी तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ करी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस के क्या कहते हैं? तो इन्हें सिविल सर्विस के जन्मदाता कहते हैं। किसके जन्मदाता कहते हैं? तो सिविल सर्विस के जन्मदाता। सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो सिविल सेवा के जन्मदाता हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनके ही शासनकाल में सिविल सेवा आरंभ करी गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के दौरान मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया? अगर बात करी जाएगी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर, तो मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर मुग़ल शासनकाल के सबसे अंतिम राजा थे, शासक थे, ठीक है। और साथ ही साथ में ये राजा थे, लेकिन इनका कोई विशेष महत्व नहीं था। तो 1857 के विद्रोह में इन्हें किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो 1857 के विद्रोह में इन्हें कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जितने लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं। ध्यान से देखेंगे प्रश्न को। पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, या किसके द्वारा कहा गया है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, या किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, या फिर राजा राम मोहन राय। तो ये जो कथन है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया, जो कि भारत के राष्ट्रपिता के नाम से और साथ ही साथ बापू के नाम से पुकारे जाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोग उसे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि देसी रियासतों के लोगों के संगठनों के द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? सविनय प्रज्ञा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, असहयोग लोक आंदोलन, या फिर प्रज्ञा मंडल आंदोलन। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। देसी रियासतों के लोगों के संगठनों के द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? तो जो देसी रियासतों के द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? प्रज्ञा मंडल आंदोलन के नाम से जानते हैं। देसी रियासतों के द्वारा चलाए गए आंदोलन प्रज्ञा मंडल आंदोलन के नाम से जाने गए। और यह आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? तो सन 1920 से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखेंगे। और यह आंदोलन जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो छुआछूत तथा ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना प्रज्ञा मंडल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहाँ से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में कहाँ से शुरू हुआ? सभी लोग बताएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका डांडी से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो डांडी से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। और डांडी ये वही स्थल है जहाँ पर नमक कर के लिए जो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से जो स्टार्ट किया था, और 6 अप्रैल 1930 को 24 दिनों के बाद कहाँ पहुँचे थे? डांडी नामक स्थान पर पहुँचे थे। और वहाँ पर इन्होंने अपना नमक कानून का जो आंदोलन है, जो इनका आंदोलन है, कानून था, इसे तोड़ने के, इसको इन्होंने कहाँ पर तोड़ा? तो इन्होंने डांडी यात्रा को कहाँ पर ख़त्म किया? तो डांडी यात्रा को डांडी में ख़त्म किया गया, और वहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वर्ष 1930 में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन है? तो 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन है? खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय,
ध्यान से देखेंगे, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता थे। सन 1928 में इसकी स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई? सन 1928 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल में वायुमंडल को निम्नलिखित संरचनाओं में व्यवस्थित करना है, तो कौन सी इसकी संरचना सही है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, या फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। कौन सा क्रम सही है बताएंगे। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ताप मंडल। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका सही आंसर जो है, सही आंसर ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आपका जो है इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल, लास्ट में आपका आता है ताप मंडल, और उसके बाद एक मंडल और आता है जिसे हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताएंगे रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अगर बात करी जाएगी कहाँ बनाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कब बनाया गया? सन 1996 में यह बनाया गया, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है? बताएंगे किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर रेत और दोमट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है जो जल धारण की सर्वाधिक क्षमता रखती है? ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोमट मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, दोमट मिट्टी यह जो है जल धारण की सर्वाधिक क्षमता रखने वाली मिट्टी है, और साथ ही साथ में यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, तो सबसे ज़्यादा आपकी उपजाऊ कौन सी होती है? दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी ये जो है कैसे बनती है, तो ये आपका बालू और मृत्तिका से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? बालू और मृत्तिका से मिलकर बनती है। बालू और मृत्तिका, ध्यान रखेंगे, बालू और मृत्तिका से मिलकर क्या बनती है? दोमट मिट्टी। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? फटाफट से बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन में बने हुए हैं बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है आपके कावेरी, महानदी, कृष्णा, नर्मदा। तो पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कावेरी, महानदी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी जो है आपकी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है आपकी पश्चिमी दिशा में बहती है। और साथ ही साथ आपकी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो पश्चिम दिशा में जो है आपके बहती है? एक आपकी है लूनी, नाम याद रखेंगे, लूनी नदी आपकी पश्चिम दिशा में बहती है। और आपकी मांडवी नदी किस दिशा में बहती है? ध्यान रखेंगे, मांडवी नदी आपके पश्चिम दिशा में बहती है। मांडवी नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। और साथ ही साथ में आपकी एक और है नदी जिसका नाम है साबरमती। ध्यान रखेंगे, साबरमती। साबरमती नदी भी जो आपकी है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो लूनी, मांडवी, साबरमती, नर्मदा, ये नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो ये नदियाँ जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो इनका हम लोग विशेषतया ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? किस देशांतर से भारत के मानक समय की गणना की जाती है? तो भारत के मानक समय की गणना जो है ये आपका किससे की जाती है? आपके ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 35 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर,
या फिर 82 डिग्री पश्चिम देशांतर, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सा देशांतर है जिसके द्वारा जो है भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। तो भारत के मानक समय की गणना जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, इसके द्वारा यह निर्धारित है मानक समय की गणना के लिए। यह जो आपका मानक समय है यह निर्धारण किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है FICCI का पूरा नाम क्या है बताएंगे। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सी है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपका FICCI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमन एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है, ठीक है। और FICCI इसको कहते हैं, ठीक है, CCI इसका जो है लघु रूप है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई 1927 में, 1927 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। कब स्थापना हुई 1927 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में उद्योग और कुशलता को बढ़ाना और साथ ही साथ में सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग क्या कहते हैं GDP को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या बढ़ाना, GDP, ध्यान रखेंगे GDP को बढ़ाना इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, कभी ऊपर की ओर चढ़ता नहीं है, या फिर यक्ष अक्ष के समांतर होता है, या सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। तो सीमांत उपयोगिता वक्र जो है ध्यान से देखेंगे, सीमांत उपयोगिता वक्र ये जो है आपका हमेशा सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ नज़र आता है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, गिरता हुआ नज़र आता है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित है बताएंगे। रेलवे, खनन और तांबा, परमाणु ऊर्जा, या फिर कोयला। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी को इसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 2 श्रेणियों को रखा गया। कितनी श्रेणियों को रखा गया, 2 श्रेणियों को रखा गया है। तो 2 श्रेणियों को रखा गया है। तो इसमें जो है आपका ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र की 2 श्रेणियों को आरक्षित हैं। तो किसके आधार पर आरक्षित हैं, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किसके द्वारा स्थापित करी गई। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था एजेंसी जो है या इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई है। तो इसकी स्थापना सबसे पहली बात है कब करी गई है, तो 1980 में इसकी स्थापना कब करी गई है। पूछा जा रहा है कब करी गई है, तो 1980 में इसकी स्थापना करी गई। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बताएंगे। तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई सन 1969। कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितनी,
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। याद रखेंगे 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई सन 1969 को पहली बार हुआ। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1969 एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। संप्रभु राज्य के संदर्भ में विचार करना है, एक देश किसी अन्य देश के साथ प्रभुता के साथ या फिर उसके बिना संप्रभु हो सकता है। यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करने के लिए संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा बताएंगे, सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे जितने सारे लोग आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। तो अगर बात की जाएगी संप्रभु राज्य के संदर्भ में विचार करना है, तो इसमें से कोई सदस्य इसे फॉलो, इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत विकास के लिए सुझाव देने वाली समिति बनी है। कौन सी पंचायत जो है विकास के लिए, कौन सी समिति, ध्यान रखेंगे कौन सी समिति ग्राम पंचायत के विकास का सुझाव देने वाली समिति बनी है। यहाँ पे ग्राम पंचायत होगा, ध्यान रखेंगे। तो कौन सी समिति जो है ग्राम पंचायत को सुझाव देने वाली समिति बनी है, सबसे पहली समिति बनी है तो यह समिति है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करी जाएगी तो यह इसकी स्थापना कब हुई, 1957 में। कब हुई, 1957 में। और यह कैसी है, त्रिस्तरीय है। कैसी है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरटीआई के नाम से जानते हैं, तो ये आपका 12 अक्टूबर, ध्यान देंगे 12 अक्टूबर सन 2005, 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू हुआ। तो 2005 आपका एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है दो नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, कौन कौन से, एक तो आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्षता। तो ये आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये आपका 1976 के, ध्यान रखेंगे 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी प्रस्तावना की, तो यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सभी दोस्तों को ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है। अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 7 या फिर अनुसूची 10। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो संविधान में कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों के द्वारा सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रबंध करती है। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसूची 11। ध्यान रखेंगे अनुसूची 11 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु में आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर आपका यांत्रिक बल। सही आंसर क्या होगा छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु पर की गई वस्तु ना की गई वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो उस बल को क्या कहते हैं बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो उसे कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की बताएंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात करी जाएगी तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई,
चैडविक के द्वारा करी गई, जेम्स चैडविक के द्वारा करी गई। और कब की गई? 1932 ईस्वी में की गई है। किसकी खोज? न्यूट्रॉन की खोज करी गई है। जे टॉमसन ने किसकी खोज करी है? ऑप्शन बी तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जा रहा है टॉमसन ने किसकी खोज करी, तो टॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने। रदरफोर्ड ने किसकी स्थापना करी, तो या फिर किसकी खोज की? तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, बताएंगे एक बार। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। किसकी करी? प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड के द्वारा करी गई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ओमेगा 3 वसा अम्ल में उपस्थित होता है, मछली में, अखरोट में, दालें, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आपको बताना है ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है जो कि किस में पाया जाता है? तो ये मछली में भी पाया जाता है और साथ ही साथ में अखरोट में भी पाया जाता है। और ओमेगा 3 जो वसा अम्ल है ये आपका किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये आपका नेत्र संबंधी सारे रोगों को दूर करता है और साथ ही साथ हृदय संबंधी रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, लाभदायक सिद्ध होता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय बटा होता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय जो है ये 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में बटा होता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? WBC में, RBC में, प्लेटलेट्स में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं की बात करी जाएगी तो रेड ब्लड सेल्स इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, RBI। और अगर बात की जाएगी हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है RBI में पाया जाता है और इसमें हीम नामक व्यंजक पाया जाता है। किस नाम का? हीम नामक क्या पाया जाता है? रंजक पाया जाता है। रंजक का मतलब होता है रंग। ठीक, क्या पाया जाता है? रंजक पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 21 से 26 फरवरी 2022 के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 26 से 28 अक्टूबर के मध्य आयोजित मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल, कैमरन नोरी, आंद्रे रुब्लेव, या फिर फेलिसिनो लोपेज। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जी हाँ, सभी दोस्तों को आज की क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ में। फटाफट से आप सभी लोग आज की क्लास को अवश्य शेयर करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आप सभी लोग फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। शेयर ज़रूर करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है। अपने सभी दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है। तो फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हैं एक बार इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। राफेल नडाल, कैमरन नोरी, आंद्रे रुब्लेव, या फिर फेलिसियानो लोपेज। फेलिसियानो लोपेज सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जी हाँ, एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है एक बार बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो जो आपका टूर्नामेंट हुआ उसके अंतर्गत पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो पुरुष एकल का खिताब जो है राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा। आप सभी लोग करंट अफेयर की अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की आपकी क्लासेस बहुत जल्द ही हम लाने वाले हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके के ऊपर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत करी गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की शुरुआत की गई है बताएंगे। तो वाहिनी योजना की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई है? सिक्किम राज्य में की गई है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सिक्किम में की गई है। किसकी? वाहिनी योजना की शुरुआत की गई और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। नाम याद रखेंगे, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो देश के किस शहर में पूर्व महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका FLO औद्योगिक पार्क जो है पूर्व महिला स्वामित्व वाला, ये आपका हैदराबाद में खोला गया। कहाँ खोला गया? हैदराबाद। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? एक बार फिर से देखते हैं। जुलाई अगस्त 2022 में प्रस्तावित 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता? सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो ये जो है ओलंपियाड के मेज़बानी जो है कोलकाता को सौंपी गई है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब व कमज़ोर समूह के सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करने के प्रयासों में समर्थन करने हेतु $125 मिलियन देने का कर्ज की पेशकश करी है? ठीक है, तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा कि गरीब कमज़ोर सामूहिक जो लोग हैं उनके सुरक्षा तथा सेवाओं के लिए जो है $125 मिलियन कर्ज देने की पेश की गई है। तो किस राज्य को ये मिलेगा सुविधा, ये किसे मिलेगी बताएंगे? सिक्किम को, त्रिपुरा को, मणिपुर या फिर पश्चिम बंगाल? सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ये जो $125 मिलियन कर्ज देने की पेशकश विश्व बैंक के द्वारा करी गई है, तो ये किस राज्य को की गई है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, डी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन के दौरान भारत ने यूक्रेन से अपना दूतावास को किस अन्य देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया है? तो रूस यूक्रेन वार होने के कारण जो है भारत जो है अपना दूतावास जो है यूक्रेन से हटाकर किस दूसरे देश में अपना अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया है? सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो इसे किस देश में स्थानांतरित करा गया है? तो इसे जो है पोलैंड में स्थानांतरित किया गया है। कहाँ पर स्थानांतरित किया गया है? तो ध्यान से देखेंगे, पोलैंड में इसे स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मार्च, 4 मार्च या फिर 31 मार्च? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की अगर बात करी जाएगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मार्च को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गूगल ने अपना गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च किया है? गूगल ने अपना गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च किया है? चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर भूटान? तो गूगल ने अपना गूगल प्ले पास सर्विस जो है किस देश में लॉन्च किया है? तो गूगल ने अपना गूगल प्ले पास सर्विस जो है भारत में लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं? बताएंगे। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मार्च 2022 में पाल दधवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं, तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो पाल दधवाव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये किस राज्य से संबंधित है बताएंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो ये जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से संबंधित। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है देखेंगे, अगला जो है ये आपके स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे हम लोग देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रश्न है वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून। ध्यान से देखेंगे,
ध्यान से देखेंगे, वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो इसमें कथन पर विचार करना है। तो आप लोग फटाफट से इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में एक बार बताएंगे। इस धुन को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज व ऑस्कर के दावेदार विक्रम घोष ने तैयार किया है। दूसरा है, यह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के नए उत्सव वंदे मातरम के लिए निर्मित की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही या फिर केवल दूसरा? या सी है पहला व दूसरा सही है। तीसरा है ना तो पहला और ना ही दूसरा। ये आपके जो है क्वेश्चन है, साथ ही साथ में ये आपके कथन है। तो फटाफट से इसे आप लोग देखेंगे। आपके पास 1 मिनट का समय है और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को 1 मिनट के अंदर इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं आज के सेशन से एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात की जाएगी वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून किससे संबंधित है, तो वंदे मातरम की सिग्नेचर ट्यून की अगर बात की जाएगी तो इसके संबंध में ये जो है आपका दोनों कथन क्या हैं? सही हैं। दोनों कथन आपके सही हैं। ध्यान से देखेंगे, दोनों कथन आपके सही हैं। इस धुन को ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज व ऑस्कर के दावेदार विक्रम घोष ने तैयार किया है और साथ ही साथ में यह गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृत मंत्रालय के नृत्य उत्सव वंदे मातरम के लिए निर्मित की गई थी। तो दोनों ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी, या फिर गांधीनगर से मुंबई तक चलेगी, या फिर दिल्ली से मुंबई तक, या फिर सूरत से मुंबई तक। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन की अगर बात करी जाएगी तो ये आपके अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। कहाँ से? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और अगर बात करी जाएगी ये बुलेट ट्रेन कब तक बन के तैयार हो जाएगी, कब तक चलने लगेगी, एकदम फिट हो जाएगा, तो 2023 तक। इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, सार्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सार्क की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, जी हाँ, सार्क की अगर बात करी जाएगी तो सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई है और इसमें वही देश शामिल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है भारत से कमज़ोर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तिका के लेखक कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड, ध्यान से देखेंगे, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखिका का नाम क्या है? मलाला यूसुफजई, या फिर ओंग सान सूकी, या फिर डॉक्टर समीर शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तिका के लेखक कौन है? मलाला यूसुफजई है। कौन है? मलाला यूसुफजई। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है बताएंगे। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह जो है ये सौरभ गांगुली की क्या है? आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृता प्रीतम को उनकी साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनकी साहित्य कौन सी कृति है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है? रसीदी टिकट, पिंजर, या फिर सुनेहड़े, या फिर कागज और कैनवास। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक
पुस्तक के लिए या फिर साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो कागज और कैनवास, कागज और कैनवास इनकी कृति है। ध्यान रखेंगे, कागज और कैनवास के लिए इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला। कौन सा सम्मान मिला? ज्ञानपीठ सम्मान मिला। और अमृता प्रीतम की अगर बात करी जाएगी तो इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो और इनकी रचनाएं हैं जैसे कि आपकी रसीदी टिकट हो गया, पिंजर हो गया, तो ये इनकी ही रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, रसीदी टिकट भी है इनकी, और साथ ही साथ में पिंजर भी है। ध्यान रखेंगे, क्या है? पिंजर भी है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए हैं? वर्ष 1954, 1955, 1983 या फिर 1988? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे आज की क्लास को। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है सन 1954 में हुई। कब हुई? सन 1954 में हुई है। लेकिन अगर बात की जाएगी साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया, ठीक है, अगर पूछा जाए पहली बार किस वर्ष में दिया गया, स्थापना तो 1954 में हुई। ध्यान रखेंगे, स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1954 में, 1954 में। लेकिन अगर बात करी जाएगी कब से शुरू हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ, तो ये जो है 1955 से स्टार्ट हुआ, वर्ष 1955। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग हमारे आज के सेशन में। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता है। बताएंगे उस भारतीय राज्य का नाम जिसमें सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर पंजाब? सही आंसर क्या होगा बताएंगे। ऐसा कौन सा राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसमें लोगों को सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार मिले हैं? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल किस लिए है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पश्चिम बंगाल किस लिए है बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जैसे कि थे और हैं भी, जैसे कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, आशुतोष मुखर्जी, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उस प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुई है। ठीक है, तो वो कौन सी पहली भारतीय महिला है, कौन पहली भारतीय है, ठीक है, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है? भानु अथैया, रोहिणी हडंगनी या फिर सीमा विश्वास या फिर शेखर कपूर? शेखर कपूर। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो पहला ऑस्कर अवार्ड भारत में किसे मिला है? तो पहला ऑस्कर अवार्ड की अगर बात करी जाएगी तो भानु अथैया को मिला। किसे मिला? भानु अथैया को मिला। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानु अथैया को फिल्म गांधी के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला। किसके लिए मिला है? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह सम्मान मिला है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह सम्मान मिला है, ध्यान रखेंगे। तो पहली बार ऑस्कर अवार्ड भारत में किसे मिला है? भानु अथैया को। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करी जाएगी तो ये कब से स्टार्ट हुआ? तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात आएगी तो ध्यान रखना 1901 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ? 1901 से आपका स्टार्ट हुआ। ध्यान रखेंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हैं सभी लोग ध्यान रखेंगे। 1901 से आपका क्या हुआ? शुरू हुआ। और साथ ही साथ अगर बात करी जाएगी कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखेंगे 6 क्षेत्र हैं शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र
और साथ ही साथ में साहित्य। तो ये आपके 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करी जाएगी प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं, तो प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो प्रत्येक वर्ष में कितने बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष में जो है आपका 6 बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से, सिने कला से, खेल संपादकी से या फिर साहित्य संबंधी से, साहित्य संबंधी लेखन से। किससे संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम? यह पुरस्कार किससे संबंधित है? फटाफट से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। तो यह जो है किससे संबंधित है बताएंगे। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम ये आपका पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन जो है जो कि आपके यूपी ट्रिपल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण थे, उनका हम लोगों ने अच्छे तरीके से एनालिसिस करके पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारी जो है रेगुलर वे में आपको टेस्ट मिलने वाला यूपी ट्रिपल एग्जाम के लिए, और इसमें आपको जो है जीएस के साथ साथ में सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करेंगे और साथ ही साथ में जो है क्लास को लाइक व शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।